तो दोस्तों, ये रहे पिछली वीडियोस पर आए आप लोगों के प्यार भरे और सपोर्टिव कमेंट्स। जिन लोगों का नाम फीचर हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन लोगों का नाम नहीं आया है वो आज कमेंट कर सकते हैं ताकि उनके कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आज की मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है अनम्मा नाम की एक तांत्रिक से, जो एक घर में एक बेहद इंटेंस पोजेशन केस को हैंडल करने के लिए आती है। हम देखते हैं कि उस घर की स्थिति इतनी डरावनी थी कि पोजेशन का असर बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि घर का पेट डॉग भी एग्रेसिव हो जाता है और अनम्मा पर भौंकने के साथ साथ उस पर हमला करने की कोशिश भी करता है। हालांकि अनम्मा उस समय अपनी कार में थी, लेकिन डॉग बार बार कार पर अटैक करता है और आखिरकार खुद के सर को चोटिल करके अपनी जान ले लेता है। इससे साफ था कि वो वहाँ पर एक पल भी रहना नहीं चाहता था। इसके बाद जब अनम्मा घर के अंदर जाने लगती है, तभी लोकनाथ नाम का एक आदमी उससे मिलता है। वो बताता है कि उसे प्रोफेसर दशरथ राम ने भेजा है और वो उनके साथ ट्रैवल करके केस स्टडी करना चाहता है। अब अनम्मा उसे भी अपने साथ लेकर उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चली जाती है। हाल ही में उस घर में एक बूढ़े आदमी की डेथ हुई थी और उसका बेटा, बहू और पोती जो फॉरेन में रहते थे अब वापस लौट आए थे। असल में उस आदमी की पोती पोजेस्ड थी और इसी वजह से घर के सारे पौधे सूख चुके थे और जगह जगह वियर्ड चीजें हो रही थी, जैसे बार बार भगवान की तस्वीरें गिर रही थी और घर में अजीब सी हलचल भी हो रही थी। इसके साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी चारों तरफ महसूस हो रही थी। अब अनम्मा थोड़ा सोचती है और उस लड़की से बातचीत करती है, जो सरप्राइजिंगली उससे आराम से बात करती है। वो बताती है कि वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उसने न्यूज़पेपर और बुक्स से नॉलेज ली है। पर उसके पिता इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और कहते हैं कि वो स्कूल जाया करती थी। अब सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि वो लड़की तेलुगु में बात कर रही थी, जबकि उसे तेलुगु बिल्कुल भी नहीं आती थी। और ये एक ऐसा पॉइंट था जिसे सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। अनम्मा जल्द ही समझ जाती है कि उस लड़की को उसके दादाजी की स्पिरिट ने ही पोजेस किया है। इसके बाद वो एग्जॉर्सिज्म शुरू करती है और उस लड़की के पिता को बताती है कि उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया था, इसीलिए उसे अपने पिता से माफी मांगनी चाहिए और उनकी पसंद की चीजें ऑफर करनी चाहिए। वो पिता ठीक ऐसा ही करता है और इसके बाद उसके दादा की आत्मा उस लड़की के शरीर को छोड़कर पीसफुली मोक्ष में चली जाती है। अनम्मा अब घर से बाहर निकलती है और रास्ते में लोकनाथ उनसे बातचीत शुरू करता है। वो उनसे पूछता है कि इस अनुभव के बारे में उनका क्या कहना है। तो अनम्मा बताती है कि फिजिकल वर्ल्ड और बॉडी की सीमाएं होती हैं, उन्हें जलाया, काटा या खत्म किया जा सकता है, लेकिन जो इंटरनल वर्ल्ड है यानी आत्मा, वो अनंत होती है। सोल की कोई बाउंड्री नहीं होती और उस एनर्जी या पावर को ना तो जलाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। लोकनाथ और भी सवाल पूछता है। वो पूछता है कि आपने फाइनेंस की पढ़ाई की है और उसमें गहरी जानकारी रखती हैं, फिर आपने तांत्रिक दुनिया को क्यों चुना? तो इस पर अनम्मा जवाब देती हैं कि जब वो छोटी थी तब महिलाओं पर अत्याचार होते थे। पोजेशन जैसी चीजों के चलते उन्हें मार दिया जाता था और उनकी बलि चढ़ा दी जाती थी और आज भी कई जगह ऐसा होता है। वो बताती हैं कि उनके पिता एक स्पिरिचुअलिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन और विजर्ड थे, जो ऐसी महिलाओं की मदद करते थे, उन्हें पोजेशन से बचाते थे और उनका इलाज करते थे। फिर एक बार उनके पिता ने एक लड़की को पोजेशन से बचाया, लेकिन उसी समय अनम्मा की छोटी बहन की मौत हो गई और इस दुख में उनकी माँ भी चल बसी। उनके पिता ने अपनी जिंदगी पोजेशन से लड़ने में बिता दी और जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अनम्मा को अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी। फिर अनम्मा तब से ये काम कर रही हैं और पूरी कोशिश करती हैं कि जितना हो सके वो दुनिया से बुरी शक्तियों को खत्म कर सकें और महिलाओं को इनसे बचा सकें। वो आगे बताती हैं कि वो अपने आसपास की जीवित चीजों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं और साइंस पर पूरा विश्वास रखती हैं। अगर कोई व्यक्ति साइंस से ठीक हो सकता है तो वो उसी रास्ते पर चलती हैं, लेकिन अगर किसी और तरीके से, चाहे वो धर्म हो या आस्था, किसी की मदद हो सकती है तो भी वो पीछे नहीं हटती। अब लोकनाथ उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने अकेले ही इतनी इंटेंस ट्रेनिंग हासिल की है या फिर कोई और भी है जिसने उन्हें सिखाया है? तो इस पर अनम्मा हंसते हुए कहती हैं कि ये सवाल तो केस स्टडी से बाहर का है। लोकनाथ फिर कहता है कि वो भी घोस्ट्स में यकीन करता है और जानना चाहता है कि अनम्मा सीरियस से सीरियस एविल को कैसे डील करती हैं। वो ये भी पूछता है कि क्या आपको कभी ऐसा केस मिला है जो बहुत चैलेंजिंग लगा हो या जिसे देखते ही आपको लगा हो कि ये सॉल्व नहीं हो सकता? तो वो बताती हैं कि ऐसा एक केस था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था
और ना ही उसके बाद कभी कुछ ऐसा हुआ। वो एक बेहद पावरफुल आत्मा की कहानी थी जो कभी इस दुनिया में आई ही नहीं। वो स्पिरिट असल में जन्म ही नहीं ले पाई थी। खैर, अब मूवी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें 1990 के समय में सकुलपेट नाम के गांव को दिखाया जाता है। यहाँ एंथनी नाम का एक आदमी रहता था। वो राइस मिल में अकाउंटेंट की नौकरी करता था और अपने लिए एक घर ढूंढ रहा था। फिर ब्रोकर उसे एक पुराना लेकिन अच्छी कंडीशन में मेंटेन किया हुआ घर दिखाता है जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग था। एंथनी की माँ का मानना था कि इस दिशा के घर में रहने से उसे बेटा होगा जो उसके पिता का पुनर्जन्म कहलाएगा। साथ में एंथनी को भी ये घर पसंद आ जाता है और उसे किसी वजह से ये घर काफी सस्ते में भी मिल जाता है। अब वो उस जगह पर एक लॉक्ड रूम को नोटिस करता है जिसे लकड़ी की तख्तियों से बंद किया गया था। इस बारे में जब वो ब्रोकर से पूछता है तो ब्रोकर कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और वो जल्दी ही इसे खुलवा देगा। फिर अगले सीन में एंथनी अपने परिवार के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाता है। उसके परिवार में उसकी माँ जो विधवा है, उसकी पत्नी मैरी और उसकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी सोफी और छोटी बेटी तारा जो कि कुछ सुन और बोल नहीं सकती। अब घर काफी बड़ा और सुंदर होता है जो सबको पसंद आता है। फिर हम देखते हैं कि घर के बाहर नयोदम्मा रेसिडेंसी का बोर्ड लगा हुआ था जिसे एंथनी हटा देता है क्योंकि अब वो इस घर का मालिक बन चुका था। अब उसकी माँ उससे घर की पिछली कहानी के बारे में पूछती है तो एंथनी कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उसे कोई फर्क पड़ता है। अब इसके बाद एंथनी उस लॉक्ड रूम को देखने जाता है जिसे अब खुलवा दिया गया था। रूम में पुराने फर्नीचर, क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हारमोनियम और ढोल रखे हुए थे। वो अब उस रूम की चीजों का जायजा लेने लगता है। उसी रात तारा खेलते खेलते उस कमरे तक पहुंच जाती है और उसे वहां कुछ अजीब सा महसूस होता है जिससे वो डर जाती है और वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इसके बाद रात को सोफी की नींद खुलती है और उसे भी कुछ हलचल महसूस होती है। वो देखती है कि तारा कुछ अजीब सा गुनगुना रही थी जो उसे डराता है क्योंकि तारा बोल नहीं सकती थी। अब सोफी उसे सोने के लिए कहती है और अपने कमरे में रखे हॉर्स टॉय को अपने आप हिलते हुए देखती है जिससे उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। फिर अगले सीन में एंथनी की माँ उसकी पत्नी मैरी से एक बेटे के जन्म की बात कर रही होती है। मैरी इससे बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी सास हमेशा बेटे की बात करती रहती थी। फिर मैरी हॉस्पिटल जाती है जहां डॉक्टर उसे बताती है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। इस बीच मैरी बच्चे का जेंडर जानना चाहती है लेकिन डॉक्टर उसे बताने से मना कर देती है क्योंकि ये कानूनी रूप से गलत था। इसके बाद वो वापस घर पर आ जाते हैं जहां सोफी स्कूल चली जाती है जबकि तारा घर पर ही रहती है क्योंकि उसे सही स्कूल अभी तक नहीं मिला था। मैरी नोटिस करती है कि तारा के हाथ पर चोट का निशान है लेकिन तारा को बिल्कुल याद नहीं आता कि उसे ये चोट कब और कैसे लगी थी। ठीक इसी मोमेंट पर दूसरे कमरे से आवाजें आने लगती हैं। अब जब वो वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दीवार पर लगी सभी भगवान की तस्वीरें अपने आप गिर चुकी थी। इस बीच एंथनी के पिता की फोटो भी गिरकर टूट गई थी जिसे उसकी माँ साफ करने लगती हैं, लेकिन उनकी उंगली कट जाती है और फोटो पर खून गिरने से उनका चेहरा मिट जाता है। अब ये देखकर उसकी माँ परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि एंथनी के पिता गुस्से में हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है और उन्हें भगवान से माफी मांगनी चाहिए। फिर एंथनी उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन दोनों के बीच बहस हो जाती है। फिर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। हालांकि कोई भी दीवार के ऊपर लगी एक फोटो को नोटिस नहीं कर पाता जिसमें एक अजनबी महिला की तस्वीर भी शामिल थी। अब हम तारा को देखते हैं जो उसी कमरे में पड़ रही होती है। तभी वहाँ एक छाया आती है और तारा को किसी तरह के पोजीशन में लेकर एक स्विंग चेयर पर बिठा देती है। अब चेयर जोर जोर से हिलने लगती है लेकिन तभी उसकी माँ आकर तारा को वहाँ से ले जाती है। तारा फिर एकदम से नॉर्मल हो जाती है और भूल जाती है कि वो कब चेयर पर बैठी थी और हिल क्यों रही थी। अगले सीन में हम एंथनी को मिल में देखते हैं जहां उसका बॉस उसे बताता है कि इनकम टैक्स की समस्या के कारण मिल को 6 महीने के लिए बंद करना पड़ेगा। वो कहता है कि सबका हिसाब करके उन्हें निकाल देना चाहिए, लेकिन एंथनी को 2 महीने और काम करने का ऑफर दिया जाता है ताकि वो अकाउंट्स सेटल कर सके। अब एंथनी ने हाल ही में नया घर खरीदा था, इसलिए अपनी नौकरी खोने के बाद वो काफी तनाव में आ जाता है। फिर देर रात जब वो मिल से घर लौटने लगता है तो अचानक उसकी बाइक खराब हो जाती है। इसके बाद वो वॉचमैन से लालटेन लेकर पैदल ही घर की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे पीछे से किसी के चलने की आवाजें आती हैं और वो कुछ हलचल महसूस करता है जिससे वो काफी डर जाता है। तभी एक आदमी आता है और दोनों थोड़ी बातचीत करते हुए साथ साथ घर की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वो घर के करीब पहुंचते हैं तो एंथनी नोटिस करता है कि वो आदमी अचानक गायब हो गया है, जिससे वो चौंक जाता है। फिर वो घर के बाहर कुएं पर अपने हाथ पैर धोने लगता है
और तभी उसे फिर वही आदमी नजर आता है, जिसे देखते ही वो बुरी तरह से डरकर भागता हुआ घर के अंदर चला जाता है। घर पहुंचकर वो मैरी और माँ को सारी बात बताता है, तो उसकी माँ उसे समझाती है कि शायद नए शहर की वजह से उसे भ्रम हो रहा है और वो आदमी उसे घर छोड़कर आगे बढ़ गया होगा। इस बीच तारा फिर से कुछ अजीब हरकतें करने लगती है। हालांकि वो बोल और सुन नहीं सकती थी, लेकिन जब वो चीखती है तो सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और सोफी बताने की कोशिश करती है कि तारा के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब सभी लोग दूसरे कमरे में चले जाते हैं और सोफी इन घटनाओं से बेहद परेशान हो जाती है। वो खुद से कहती है कि अभी तो कोई मेरी बात नहीं मान रहा और जब नया बेबी आ जाएगा तब तो फिर सब मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे, कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। दूसरी ओर तारा अजीब तरीके से हंस रही होती है, जो सोफी को और ज्यादा बेचैन कर देता है। अगले दिन एंथनी काम पर निकल जाता है और बच्चियां घर में खेल रही होती हैं। तभी एक कारपेंटर घर की मरम्मत के लिए आता है, जिसकी बहन भी उसके साथ होती है। वो बच्चियों के साथ खेलने लगती है और स्टोर रूम में एक पुराना बोर्ड गेम निकालकर उन्हें दे देती है। खेल के दौरान मेरी उनके पास आती है और बच्चियां उसे उस लड़की के बारे में बताती हैं जो अभी नीचे गई थी। ये सुनकर मैरी कारपेंटर और उसकी बहन को जूस देने के लिए चली जाती है। फिर रात को जब सब सो रहे होते हैं तो एंथनी की माँ के कमरे में अजीब हलचल शुरू हो जाती है। उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिससे उनकी नींद खुल जाती है। वो हलचल को नोटिस करती है और अपने पति की फोटो के सामने जाकर माफी मांगती है। वो सोचती हैं कि शायद उनके पति गुस्सा हैं या उन्होंने कोई गलती की है। अगले दिन एंथनी अपनी माँ से कहता है कि उसकी नौकरी भी खतरे में है और उसने अपने सारे पैसे इस घर में लगा दिए हैं। ऊपर से 2 बच्चियों की जिम्मेदारी भी उस पर है और वो अब और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, इसलिए अबॉर्शन करवाने का सोच रहा है। उसकी माँ इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, तुम अपने पिता के पुनर्जन्म को नहीं रोक सकते। बच्चे को पालने की चिंता मत करो, मैं अपनी पेंशन से उसे पाल लूंगी। अब एंथनी अपनी माँ के इस बर्ताव को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो पहले कभी ऐसी नहीं थी। उसी रात जब एंथनी सो रहा होता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो जाग जाता है। वो बाहर जाता है और देखता है कि तारा कुएं के पास खड़ी है। वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तारा अचानक गायब हो जाती है। तभी उसे एक खतरनाक हंसी सुनाई देती है और वो बालकनी में देखता है जहाँ एक महिला और बच्चियों की स्पिरिट्स खड़ी हुई थी। अचानक उसे कोई कुएं में धक्का दे देता है। अगले दिन मैरी जागती है और एंथनी को ढूंढने लगती है, जो पूरी रात उसी कुएं के अंदर गिरा हुआ था। अब कुछ लोग उसे बाहर निकालते हैं और एंथनी बेहद परेशान हो जाता है, क्योंकि घर में अजीब घटनाएं हो रही थी। मैरी उसे संभालती है और काम पर भेज देती है ताकि उसका दिमाग इन चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचे। हालांकि वो काम पर देर से पहुंचता है। रात को कारपेंटर की बहन फिर घर आती है, जो तारा के साथ खेलने लगती है और वो उसे घर से बहुत दूर ले जाती है। जब मैरी को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और तारा को ढूंढने निकल पड़ती है। वो कारपेंटर से पूछती है कि उसकी बहन तारा को कहाँ लेकर गई है, तो इस पर कारपेंटर चौंक कर कहता है, मेरी तो कोई बहन है ही नहीं। ये सुनकर मैरी हैरान हो जाती है, जबकि कारपेंटर कहता है कि मुझे उस दिन समझ में नहीं आया था कि आपने मुझे जूस के 2 ग्लासेस क्यों दिए थे। मैं आपसे पूछने वाला था, लेकिन आप चली गई। अब मैरी को यकीन हो जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक स्पिरिट थी। इस बीच तारा घर से बहुत दूर अकेली घूम रही होती है। तभी अचानक अनम्मा उसे देख लेती हैं। वही अनम्मा जो ये पूरी कहानी सुना रही थी। वो तारा से बात करती हैं और उसे घर ले जाने लगती हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात मैरी से होती है और तारा को ये तक याद नहीं रहता कि वो घर से कब निकली और वहाँ कैसे पहुँची। उसे बस इतना याद था कि जब उसको होश आया तो वो रोड पर अकेली घूम रही थी। अब अनम्मा उन दोनों को घर पर छोड़ देती हैं और घर के पास पहुँचते ही उन्हें घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। वो देखती हैं कि बालकनी से भूत भी उन्हें घूर रहे हैं। उसी रात एंथनी की माँ को स्टोर रूम से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो एंथनी को बुलाती हैं। अब एंथनी वहाँ जाकर चेक करता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है। फिर जब वो कमरे के अंदर जाता है तो पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू हो जाती हैं। इस बीच एक शैडो उसका पीछा करती है और उस पर हमला कर देती है, जिससे वो कमरे के अंदर फंस जाता है। अगले दिन ब्रोकर एक पुलिस ऑफिसर को लेकर आता है और वो लोग मिलकर एंथनी को उस कमरे से बाहर निकालते हैं। अब पुलिस ऑफिसर एंथनी का बयान लेता है, लेकिन उसे इन भूत प्रेतों की बातों पर यकीन नहीं होता और वो चला जाता है। अब तक एंथनी पूरी तरह से डर चुका होता है और वो ब्रोकर से कहता है कि जैसे भी हो ये घर बेच दो और कोई दूसरा घर दिला दो। तो ब्रोकर कहता है कि घर बेचने में वक्त लगेगा और अगर ज्यादा परेशानी हो तो वो अनम्मा को कॉल करे, क्योंकि वो ऐसी चीजों को सुलझाने में माहिर हैं।
ये सुनकर एंथनी समझ जाता है कि ब्रोकर जानता था कि इस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ थी, लेकिन पैसों के लालच में उसने घर बेच दिया। अब एंथनी अपने काम पर चला जाता है और अनम्मा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाता। रात को जब वो घर लौटता है तो सबको बताता है कि अगर वो इस घर में और रहेंगे तो और भी भयानक चीजें हो सकती हैं। इसलिए उसने मिल के पास एक किराए का घर देखा है और वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब सभी लोग सामान पैक करने लगते हैं, लेकिन तभी मैरी फिसलकर गिर जाती है। एंथनी उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसके बच्चे का चेकअप करते हैं कि वो सुरक्षित है या नहीं। फिर रात बीत जाती है तो एंथनी की माँ उसे कॉल करती है और हालचाल लेने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद अनम्मा भी कॉल करती है, जो एंथनी से कहती है कि उसे सब पता है, वो 2 दिन में आएगी, लेकिन तब तक एंथनी घर से बाहर ना जाए। एंथनी घर छोड़ने की जिद करता है, लेकिन अनम्मा उसे चेतावनी देती है कि ये घर उन्हें गांव से बाहर नहीं जाने देगा और कोशिश करने पर सब कुछ और भी बुरा हो जाएगा, जैसे अभी सामान पैक करने पर उसकी बीवी फिसल गई थी। खैर, अब सुबह सोफी का कॉल आता है और वो एंथनी को बताती है कि उनकी दादी का निधन हो गया है, और ये सुनकर एंथनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रेजेंट टाइम में लोकनाथ अम्मा से पूछता है कि आखिर मौत के बाद क्या है, क्या मौत ही अंत है या फिर उससे परे भी कुछ है। वो जानना चाहता है कि अलग अलग धर्म और समुदाय में दाह संस्कार के अलग अलग तरीके क्या सिर्फ शरीर को खत्म करने के लिए होते हैं या फिर उस आत्मा से जीवित लोगों को बचाने की कोशिश होती है। अक्सर कहा जाता है कि असंतुष्ट आत्माएं हमारे आसपास ही रहती हैं और वो किसी के भी शरीर पर कब्जा कर सकती हैं। वो पूछता है कि क्या ये आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन अनम्मा इस बारे में कोई जवाब नहीं देती और कहानी आगे बढ़ाती है। फिर कहानी वापस पास्ट में जाती है, जहां हम देखते हैं कि एंथनी की मां का अंतिम संस्कार हो रहा है और उसी समय अनम्मा घर पर आती हैं। वो पूरे घर को ध्यान से चेक करती हैं और एंथनी की मां की आत्मा से मिलती हैं। अनम्मा उनसे उनकी मौत का कारण पूछती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती हैं। तभी अचानक अनम्मा कुछ बुरी शक्तियों की आवाज से परेशान होने लगती हैं और उसे घर की पुरानी ओनर की आत्मा भी दिखाई देती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती। हालांकि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद अनम्मा कब्रिस्तान जाती हैं, जहां वो एंथनी की मां के साथ उसके हस्बैंड की फोटो भी दफन कर देती हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन अजीब तरह से वो फोटो घर के अंदर भी दिखाई देने लगती है, जो बेहद विचित्र था। अब अनम्मा एंथनी और उसके परिवार से बात करती है और बताती हैं कि इस घर की एविल फोर्सेस उन्हें पास्ट में जाने से रोक रही हैं। हालांकि बाहर बने बरगद के पेड़ को छूने पर अनम्मा ने कुछ झलकियां देखी थी। उसमें उन्हें दिखी थी एक माँ, उसकी 4 बेटियां, पति और सास, जिन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। लेकिन ये कैसे और क्यों हुआ, ये जानने के लिए पास्ट में पूरी तरह से जाना होगा, जो फिलहाल नामुमकिन लग रहा था। अब अनम्मा जल्द ही मदद लेकर लौटने का वादा करती हैं और कहती हैं कि तब तक सभी सावधान रहें, खासकर तारा पर ध्यान दें क्योंकि वो मेन टारगेट है। इसके बाद अनम्मा अलग अलग धार्मिक स्थानों पर जाती हैं और तरह तरह के रिचुअल्स और एग्जॉर्सिज्म सर्कल्स को इकट्ठा करती हैं। इस बीच प्रेजेंट में लोकनाथ अनम्मा से पूछता है कि उन्होंने अलग अलग रिचुअल्स सीखे तो क्या उन्हें हर धर्म में एग्जॉर्सिज्म का तरीका मिला। तो अनम्मा कहती है कि हिंदू धर्म में एग्जॉर्सिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ भगवान शिव की पूजा दिया बत्ती जलाकर की जाती है ताकि बुरी आत्माओं से बचा जा सके। वो कहती हैं जैसे हनुमान जी की पूजा से भूत पिशाच दूर रहते हैं, वैसे ही शिव जी की उपस्थिति से भूत प्रेत शांत हो जाते हैं। अब हम 1990 के समय में फिर से अनम्मा को देखते हैं, जो अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाकर ऐसे लोगों को इकट्ठा करती हैं जिन्हें उनके धर्म का पूरा ज्ञान होता है, जैसे कैसे आत्माओं को रोका जाए, प्रोटेक्शन कैसे रखा जाए और एग्जॉर्सिज्म कैसे किया जाए। अनम्मा को ये नहीं पता था कि ये किस धर्म की आत्माएं थी, इसलिए उसको सभी धर्मों की मदद लेनी पड़ रही थी। फिर गहरी साधना करने के बाद अनम्मा को पता चलता है कि एंथनी की माँ की मौत कैसे हुई थी। असल में उसे घर में रहने वाली बहू की आत्मा ने बेरहमी से मार दिया था। अब अनम्मा एंथनी के घर पहुँचती हैं और फिर से बरगद के पेड़ की जांच करती हैं, जहां उन्हें एक बच्ची का कंकाल मिलता है। अनम्मा बताती हैं कि बच्ची के पिता उसे मारने आ रहे थे और वो डर के मारे यहाँ छुप गई, जहां उसकी मौत हो गई। इस बीच अचानक तारा पोजेस हो जाती है और पास में लगे पूजा के पेड़ के चारों ओर घूमने लगती है। एंथनी उसे रोकने लगता है, लेकिन अनम्मा उसे मना करती है क्योंकि इससे चीजें और बिगड़ सकती थी। फिर थोड़ी देर बाद तारा खुद ही थककर बेहोश हो जाती है। अब तारा को घर के अंदर लाया जाता है और उसका एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। अब सबसे पहले तारा के चारों ओर प्रोटेक्शन स्पेल से सर्कल बनाया जाता है और साथ ही घर के अंदर और उस पर भी पवित्र जल छिड़का जाता है।
लेकिन तारा का शरीर अचानक आग की तरह गर्म हो जाता है और वो चीखने, रोने और गिड़गिड़ाने लगती है। इस पर अनम्मा कहती हैं कि ये स्पिरिट की चाल हो सकती है, इसलिए किसी को भी उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। अनम्मा सबको हिदायत देती है कि इस रात कोई भी कुछ ना खाए, ना सोए और आपस में बात भी ना करे। अगर किसी को कोई अजीब आवाज सुनाई दे या कोई कुछ कहे तो उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें और किसी की आंखों में ना देखें, क्योंकि इससे वो स्पिरिट बॉडी से बॉडी स्विच कर लेती है। अब कुछ देर बाद जो लड़का राइट्स पढ़ रहा था वो बेहोश हो जाता है और तारा हवा में उठने लगती है। वो एविल वॉइस में एंथनी और मैरी से कहती है कि वो अपने अनबॉर्न बेबी को मारना चाहते थे, इसलिए अब तारा को भी मरने दें। फिर वो तारा को खींचकर अपने कमरे में कैद कर लेती है। इसके बाद अनम्मा और उसका साथी तारा को वापस लाने के लिए उस कमरे में जाते हैं, जहां उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है। वहां उन्हें कुछ बच्चियों की घोस्ट हंट करती है, लेकिन अनम्मा कहती है कि आज उन्हें अपने डर का सामना करना होगा। उन्हें एक बड़े संदूक में ढेर सारे बच्चों के कंकाल मिलते हैं और तभी अनम्मा पास्ट को देख पाती हैं और असल कहानी अब सामने आती है। हम देखते हैं कि 1930 में इस घर में नयूदम्मा नाम का आदमी रहता था, जिसका बोर्ड एंथनी ने घर से हटाया था और उसी की स्पिरिट एंथनी को रास्ते में उस रात दिखाई दी थी। खैर, नयूदम्मा की 4 बेटियां थी। उसकी माँ अपनी बहू से नफरत करती थी क्योंकि वो कभी बेटा नहीं दे पाई और इसी वजह से कहीं न कहीं नयूदम्मा भी अपनी पत्नी से नफरत करता था। अब भले ही वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसे रोजाना टॉर्चर किया जाता था, पर वो अपनी बेटियों के लिए ये सब चुपचाप सहती रहती थी। फिर एक दिन नयूदम्मा और उसकी माँ ने एक तांत्रिक महिला को बुलाया ताकि वो देख सकें कि पेट में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। तांत्रिक महिला बताती है कि बच्चा बेटी ही है, तो गुस्से में नयूदम्मा ने अपनी पत्नी का पेट चीरकर उस अनबॉर्न बेबी को मार डाला, जिससे उसकी पत्नी की जान भी चली गई। उसके बाद नयूदम्मा ने अपनी 4 बेटियों को भी बेरहमी से मार डाला। वो बच्ची जिसका कंकाल बरगद के पेड़ के नीचे से मिला था, वो वही थी जो डरकर वहाँ छुप गई थी। अब अनम्मा उस पिंडम यानी फीटस को वहीं गाड़ देती हैं और प्रेजेंट टाइम में तारा भी अनम्मा को मिलती है, जिसे वो एग्जॉर्सिज्म के लिए लाती हैं। अब अनम्मा बताती हैं कि तारा को उसी फीटस ने पोजेस किया है, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है और जिसने 5 एलिमेंट्स से अपनी पावर बनाई है। अनम्मा लोकनाथ को बताती हैं कि ये एविल जन्म से नहीं था, बल्कि इसे बनाया गया था और अब ये इतना खतरनाक हो चुका है कि इसने हर जगह तबाही मचा दी है और अब उसका असली टारगेट मैरी के पेट में पल रहा बच्चा है, इसलिए वो मैरी को गार्ड कर रहा है, उसके पिंडम को गार्ड कर रहा है। यानी जो भी उसको खत्म करने की कोशिश करेगा वो उसको खत्म कर देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि एंथनी की माँ को नयूदम्मा की बीवी ने मारा था, क्योंकि वो भी बेटे के लिए पागल थी। खैर, अब अनम्मा मैरी को आटे से बना पिंडम देती है, जिसकी उसे पूजा करनी होगी और वो भी तब तक जब तक की पोजीशन खत्म ना हो जाए। साथ ही एंथनी को उन मरी हुई बच्चियों का अंतिम संस्कार करना होगा ताकि उनकी आत्माएं आजाद हो सकें और उसे छोड़ दें। इसी दौरान नयूदम्मा का घोस्ट एंथनी को पोजेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एंथनी खुद को बचा लेता है, मगर वो घोस्ट एक दूसरे लड़के की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और रिचुअल्स को खराब करने लगता है और फिर सब पर हमला करने लगता है। अनम्मा फिर अपने पिता का लॉकेट उस लड़के के गले में डाल देती है, जिससे नयूदम्मा की आत्मा उसकी बॉडी को छोड़कर चली जाती है। अब फाइनली तारा का पोजीशन भी खत्म हो जाता है और वो आत्मा शांत हो जाती है। यानी इस घर को अब घोस्ट से मुक्ति मिल चुकी थी, जिससे सभी खुश हो जाते हैं और अनम्मा वहाँ से चली जाती है। आखिरकार अनम्मा ने इस घर को बचा लिया था। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में लौटती है, जहां लोकनाथ की केस स्टडी भी पूरी हो चुकी थी। तभी अनम्मा को एक कॉल आता है कि कहीं कोई खतरे में है और उसे मदद के लिए बुलाया जाता है। लोकनाथ भी उसके साथ जाने की जिद करता है, जिसे पहले तो अनम्मा मना करती है, लेकिन उसकी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाती हैं। अब वो दोनों उसी एड्रेस पर पहुंचते हैं जो एक पुरानी छोड़ी हुई बिल्डिंग थी। वहाँ उन्हें वही मरा हुआ डॉग मिलता है जो मूवी की शुरुआत में दिखा था, लेकिन वहाँ उन्हें कोई इंसान नहीं मिलता। पर यहाँ सवाल उठता है कि कॉल किसने किया और उन्हें वहाँ किसने बुलाया, और यहीं पर होता है असली राज रिवील। असल में लोकनाथ नयूदम्मा की आत्मा से पोजेस था, जो अनम्मा को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अनम्मा के पिता का दिया हुआ लॉकेट जो उसे बचा सकता था, वो भी उसने अपनी कार में ही छोड़ दिया था। यानी ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी और अब हमें अंदाजा लग जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये मूवी पसंद आई हो तो इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अगर अपना नाम भी फीचर्ड कमेंट्स में देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, हो सकता है अगली वीडियो में आपका नाम ही सामने आ जाए।
खैर, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।